हुँ। नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का टॉपिक अपना चल रहा है। राजस्थानी चित्रकला के टॉपिक के जो डिवाइडेशन है हमने शुरू में देख लिए, जिसमें उद्भव एवं विकास इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। दूसरा प्रमुख चित्रकलाएँ, तो प्रमुख चित्रकलाएँ कौन-कौन सी हैं वो तो हम एक सरसरी नज़र में हम देख चुके हैं, आउटलाइन हम दे मतलब मेन नाम हम देख चुके हैं, ये हैं। वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए वो ध्यान रखना कि कौन-सी चित्रकला में कौन-कौन सी शामिल है। दूसरा हमने चित्रकलाओं के रंग और उन पर भी एक एक्सरसाइज़ कर ली है, जिससे कि वो भी आसानी से हो जाए। अब हम उन चित्रकलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में डिटेल से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चित्रकला है वो अपन लेते हैं मेवाड़। सबसे पहली जो चित्रकला है अपनी, वो अपन ले लेते हैं कौन-सी? मेवाड़। तो हम बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ या इसको हम बोल सकते हैं उदयपुर। मेवाड़ बोल सकते हैं या फिर इसका नाम अपन रख सकते हैं उदयपुर चित्रकला। अब मेवाड़ या उदयपुर चित्रकला को भी याद करने की दृष्टि से 2 भागों में बाँट लेते हैं अपन, ठीक है? पहला, इसका विकास कैसे हुआ? किस राजा के काल में कौन-कौन से चित्र आए? तो वो अपन बात कर लेते हैं। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएँ, विशेषताएँ। दूसरा भाग इसका विशेषताओं का कर लेते हैं और पहला जो भाग है वो इसके विकास से संबंधित कर लेते हैं। देखो विकास, जैसा अपन देखें बुक्स में यहाँ पे अपन को ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिवाइडेशन इसलिए किया गया है क्योंकि विकास में आप पढ़ोगे जैसे कुंभा के टाइम पे कौन से चित्र बने, क्या डेवलपमेंट हुआ, प्रताप के समय क्या डेवलपमेंट हुआ या अमर सिंह के समय क्या डेवलपमेंट हुआ, किस राणा के समय, किस महाराजा के समय क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ। यदि ये हमको थोड़ा-सा पता रहता है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो रहता है कि इसके काल में ये हुआ। और आजकल जो प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, देखिए आप ऐसे मत सोचिए कि जो आज का प्रश्न आ रहा है वैसा आगे आएगा, नहीं। आप देखिए कि 5 सालों में प्रश्नों के ट्रेंड में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, तो और एक स्टेप आगे चलिए ना उससे, क्योंकि हो सकता है वहाँ तक प्रश्न आ जाए। अब हो सकता है कि चित्रकला में चित्र दे दे और शासक दे दे कि ये किस शासक के काल में है, 4 चित्र दे दे, 4 शासक दे दे। अब वो फेमस चित्र ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं तो हज़ारों लाखों चित्र हैं, इतने याद तो होंगे नहीं। और इतना याद इसका कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि आप इतने याद भी कर लोगे तो पहली बात तो ये गारंटी नहीं कि ऐसे-कैसे याद आपको एग्ज़ाम में रह जाए। इसलिए स्मार्ट स्टडी, हम यही वर्ड बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। बहुत से आप मोटिवेशन के लेक्चर भी देखते हो और उनमें भी यही बात होती है। तो उनका सारांश ये है कि कम पढ़ो। कम का मतलब हो गया शॉर्ट तरीके से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि वो आपका प्रेज़ेंट हो जाए। नहीं तो इतने सारे याद करोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बुक्स में सब कुछ भरा होता है, हम कोशिश करेंगे जितना यूज़फुल है अपन बात करें। एक बात और, चित्र भी आएँगे, जैसे रामायण पे है, महाभारत पे है, भगवत गीता पे है, तो बहुत सारी शैलियों में मिलेंगे। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप याद रख लोगे, इन 3-4 में एक चीज़ कॉमन है। बट कोई की स्पेसिफिक है, जैसे हाथीदांत पर चित्र आपको मिलेगा अलवर में, योगासन पर मिलेगा, है ना? अलवर में मिलेगा आपको। मोर चित्र की प्रधानता कहाँ पर मिलेगी? फिर ये चित्र कहाँ पे मिलेगा? वो चित्र कहाँ पे मिलेगा? तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलते हैं। मेवाड़ शैली का सबसे पहले विकास देखते हैं। विकास में हमने 1-2 बातें तो डेवलपमेंट में कर ली, जिनको मैं यहाँ पे बोल के निकल लेता हूँ। पहला हमने बात वहाँ पे कर लिया था कि 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, नाम लिख के छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं। कौन-सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। तो विकास में पहला राजा कौन-सा आ जाता है? तेज सिंह। जैसे विकास में अपन इसको ऐसे नहीं करके ये कह सकते हैं कि पहला राजा कौन-सा आ जाता है? तेज सिंह के काल में कौन-कौन, जिन-जिन राजाओं के काल में विकास हुआ उन्हीं का नाम अपन पढ़ेंगे। सबका इतिहास नहीं, क्योंकि वो तो आप इतिहास में देख लोगे। तो पहला राजा आ जाता है तेज सिंह, और तेज सिंह के काल में कौन सा चित्र बनता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब का है? 1260 का है, कहाँ का है, क्यों है, सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। फिर दूसरा राजा जाता है मोकल। कौन आ जाते हैं? महाराणा मोकल। और मोकल के काल में सुपासनाह चरितम, सुपासनाह चरितम, इसके बारे में बात हम पहले कर चुके हैं, तो डिटेल करने की बात यहाँ पे नहीं है। ये 2 बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अब राजा आते हैं महाराणा कुंभा। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। महाराणा कुंभा, कुंभा के काल में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, वो हम सारे एक-एक करके देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखो ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, कि जैसे तेज सिंह के काल में ये चित्र बनाया, तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं था, ये चित्र बने। लेकिन यदि हम कहें कि मेवाड़ शैली का एक विधिवत विकास,
विधिवत विकास, मेवाड़ शैली का एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट शुरू हुआ तो वो कुंभा के काल में हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली का विकास कुंभा के काल से क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। पहली बात जो हमको याद रखनी है कि कुंभा के काल की विशेषता ये है कि कुंभा के काल में राजस्थान में, यानी मैं कहूँ मेवाड़ में, मेवाड़ शैली का विकास प्रारंभ हो जाता है। मेवाड़ चित्रकला, कि कुंभा ने सिस्टमेटिक तरीके से चित्रकारों को रखा, एक चित्रकारों को स्थान दिया, चित्रों के लिए डेवलपमेंट के लिए फंड दिया। तो एक तरह से कुंभा, ये भी शासक पहले वाले हैं, लेकिन इनके बाद कुंभा को देखें तो कुंभा एक ऐसा शासक है जिन्होंने चित्रकला को एक सिस्टमेटिक अप्रोच देने की प्रयास की। और केवल चित्रकला को ही नहीं, ये कहा जाता है कि राजस्थान में विभिन्न कलाओं की दृष्टि से यदि किसी का स्वर्ण युग है, चित्रकला की दृष्टि से अलग बात हो जाती है, लेकिन यदि विभिन्न कलाओं के उत्थान की दृष्टि से, विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टि से यदि किसी शासक का स्वर्ण युग होता है तो वो कुंभा का कहा जाता है। यानी कुंभा का जो काल है उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसकी दृष्टि से? विभिन्न कलाओं के उत्थान की दृष्टि से। यानी विभिन्न कलाओं का उत्थान देखें, कुंभा के काल में चित्रकला का विकास हुआ, कुंभा के काल में स्थापत्य कला का इस विकास हुआ, जैसे दुर्ग बने, मंदिर बने, उनका विकास हुआ। कुंभा के काल में संगीत का विकास हुआ। तो आप ये देखो कि एक कला नहीं, कुंभा राजस्थान के एक ऐसे शासक है जिनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का एक स्वर्णिम इतिहास, एक स्वर्णिम काल कुंभा का काल कहा जाता है, कलाओं के उत्थान की दृष्टि से, कलाओं के विकास की दृष्टि से। कलाओं को जो बेस कुंभा ने दिया, शायद ही किसी शासक ने इतना बड़ा बेस दिया हो जितना कुंभा ने दिया। तो इसलिए विभिन्न कलाओं के उत्थान की दृष्टि से महाराणा कुंभा का काल जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। और जैसे चित्रकला की दृष्टि से अकेले देखेंगे तो जगत सिंह पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन यदि विभिन्न कलाओं की दृष्टि से देखें तो फिर हम किसको पढ़ते हैं? कुंभा के काल को पढ़ते हैं। और तीसरी बात पढ़े तो इनका दरबारी चित्रकार था भीखम चंद। इनका जो दरबारी चित्रकार, देखो दरबार में चित्रकार थे, लेखक थे, संगीतकार थे, स्थापत्य के कलाकार थे। तो कुंभा ऐसा शासक था जिसने हर कला के लिए अपने दरबार में आने वाले जो कलाकारों को प्रश्रय दिया, आदर दिया, और उनको आवश्यक फंड भी कुंभा ने दिया ताकि उन कलाओं का उत्थान हो सके। तो इनके दरबारी चित्रकार थे जिनका नाम था भीखम चंद। भीखम चंद। और भीखम चंद के द्वारा बनाया गया जो चित्र है उसका नाम है रसिक काष्ठक। उसका नाम क्या है? रसिक काष्ठक। भीखम चंद के द्वारा बनाया गया चित्र है, उसका नाम क्या है? रसिक काष्ठक। तो कुंभा के काल में तीन बातें आप रटा मारो। विकास प्रारंभ हुआ, विभिन्न कलाओं की दृष्टि से स्वर्ण युग रहा, और इनके दरबारी चित्रकार का नाम ध्यान रखना, क्योंकि दरबारी चित्रकार का जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ ले तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट जो विकास है वो कुंभा के बाद में आ जाते हैं उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह के काल में क्या डेवलपमेंट हुआ? तो उदय सिंह के काल में एक भागवत पुराण पर परिजात अवतरण नामक एक चित्र बनाया गया, एक ग्रंथ बनाया गया। किस पर? भागवत पुराण पर। कौन सा? परिजात अवतरण। ये 1540 ईस्वी के लगभग है। चित्रकार इसके नाना राम थे। यानी चित्र का नाम है क्या? परिजात अवतरण। कब का है? 1540 के लगभग का मानो, ठीक है ना। किस पर है? भागवत पुराण पर। भागवत किस पर है? भागवत पुराण पर। और चित्रकार का नाम अपन ने क्या पढ़ा? याद करो आप, चित्रकार कौन सा बोला? देखो ऐसे छोटे छोटे नोट्स शॉर्ट में करके आप बना सकते हो जिससे आपको फायदा होगा। चित्रकार का नाम क्या पढ़ा था? नाना राम। तो चित्रकार कौन है? नाना राम है। चित्रकार नाना राम। चित्रकार कौन है? नाना राम है। चित्र कौन सा है? परिजात अवतरण 1540 ईस्वी और भागवत पुराण पे। तो ये महाराणा कुंभा मतलब महाराणा उदय सिंह के काल का जो डेवलपमेंट है हम देख सकते हैं। फिर उदय सिंह के बाद में आ जाते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के काल का डेवलपमेंट, पहला चावंड शैली, सॉरी यहाँ पे आएगा चावंड शैली।
चावंड शैली के जन्मदाता माना जाता है महाराणा। देखो चावंड शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप को। चावंड शैली का जन्मदाता। देखो हमने शुरू में मेवाड़ चित्रकला के डिवाइडेशन देखे थे, कौन कौन सी चित्रकलाएं इसमें आएंगी, तो चावंड उप शैली को भी हमने वहां पर देखा था। तो चावंड शैली का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप को माना जाता है। चावंड शैली का विकास या चावंड शैली का उदय, जन्मदाता कह दो चाहे चावंड शैली का क्या कह दो, उदय कह दो, तो ये महाराणा प्रताप के बारे में अपन देखेंगे पहला। फिर दूसरा, इसके काल में एक प्रसिद्ध कृति है, मतलब प्रसिद्ध कृति का मतलब एक प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र बोल दो या एक कृति है जिसका नाम है ढोला मारू। और क्या नाम है इसका? देखो ढोला मारू का चित्र अपन मारवाड़ में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ढोला मारू कृति है, ढोला मारू। और ढोला मारू जो कृति है वो 1592 ईस्वी में बनाई गई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में आज वो रखी हुई है। तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है 1592 ईस्वी में, और ये अभी कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में आज ये रखी हुई है। यानी इनके काल में बनी थी कौन सी कृति? ढोला मारू। और ढोला मारू जो कृति है वो 1592 ईस्वी में बनी, और ढोला मारू कृति कहाँ पर है वर्तमान में? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। एक चीज़ और बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार तो और लिख देते हैं। इनके 3 चीज़ें हैं। इनका दरबारी चित्रकार था, दरबारी चित्रकार, उसका नाम है निसारदीन, निसारदीन। इनके दरबारी चित्रकार का नाम क्या है? निसारदीन। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अपन बात करते हैं। देखो महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का उदय हुआ, दरबारी चित्रकार निसारदीन और ढोला मारू एक कृति। अब 2 से रिलेटेड कन्फ्यूजन आपको होंगे क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो होंगे, लेकिन मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, फिर मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह देता हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जब पढ़ते हो ना, तो आप जब 1 बार 2 बार पढ़ोगे किसी चीज़ को तो कंपैरिजन माइंड में चलना शुरू हो जाता है कि यार ये चीज़ अपन ने वहाँ पर पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़ी थी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसा कंपैरिजन मेरे भी साथ हुआ, मैंने भी पढ़ा, मेरे साथ भी हुआ। और जब मेरे साथ हुआ तो मैंने उनको लिखा, एक जगह कोने में लिख के बॉक्स बना दिया। तो वो क्या आज क्या हो गया कि वो इतना याद हो गया उस समय पढ़ने से, क्योंकि मैंने कंपैरिजन को साइड में लिख दिया। तो अब जो मुझे फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो यदि मैंने पढ़ा है, हो सकता है कि कोई चीज़ मैंने पढ़ी नहीं हो, तो उसका तो मैं क्या कहाँ से कंपेरिजन करूँगा। बट यदि मैंने पढ़ा है तो सच मानिए उसका कंपैरिजन मेरे माइंड में चलता है। जैसे ढोला मारू यहाँ लिखी हुई है ना, तो मेरे और माइंड में चल रहा है ढोला मारू और कहाँ है। ऐसे ही जैसे निसारदीन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो मेरे माइंड में कंपैरिजन चल रहा है निसारदीन और कहाँ है। दोनों को यहीं मैं बोल देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके माइंड में भी ये कंपैरिजन रखो, ठीक है। पहला, ढोला मारू की बात करें। ढोला मारू ढोला और मरवण की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। और ढोला मारू पर जो चित्र यदि आप बात करेंगे, प्रेम कहानियों पर चित्र जिसमें ढोला मरवण, मुमल महेंद्र, रूपवती राज बहादुर, तो वो मारवाड़ शैली में मिलेंगे हमको। कहाँ पर मिलेंगे? मारवाड़ शैली में। तो यदि सीधा प्रश्न पूछे ढोला मारू पर चित्र किस शैली में, मारवाड़ शैली उतराएगा। बट प्रश्न को घुमा दे कि ढोला मारू का चित्र जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है किस शैली में बना हुआ है, तो फिर आपका उत्तर ही आ जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें। अब दूसरा निसारदीन की बात करता हूँ। निसारदीन के बारे में बात समझिए मेरी को। निसारदीन के बारे में यदि सिंपल आपसे प्रश्न पूछा जाता है निसारदीन किसके दरबारी कवि थे, तब तो इनका आ जाएगा। लेकिन निसारदीन के द्वारा क्या हुआ था कि एक रागमाला चित्र बनाया गया था। निसारदीन के द्वारा क्या बनाया गया था? रागमाला। अब क्योंकि प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, तो निसारदीन प्रताप के मृत्यु के बाद में अमर सिंह के यहाँ पर दरबारी का भी चित्रकार बन गए। अब दरबारी चित्रकार बनने के बाद में, हालांकि ये दरबारी चित्रकार स्टार्टिंग में प्रताप के थे, फिर दरबारी चित्रकार बने अमर सिंह के। तो स्टार्टिंग बात करें तो प्रताप उत्तर देना, लेकिन उन्होंने जो रागमाला नामक चित्र बनाया, रागमाला यानी राग होती है ना, जो हमारी भैरवी राग होती है, जो जितने रागें होती हैं उन पे आधारित चित्र होते हैं, ठीक है। तो रागमाला या फिर कृष्ण से रिलेटेड भी चित्र होते हैं राग के संदर्भ में, तो उन पर जो चित्र बनाए वो निसारदीन ने अमर सिंह के काल में बनाया रागमाला चित्र। जबकि ये स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन अमर सिंह के काल में इन्होंने रागमाला चित्र बनाया। तो वो इसके साथ कंपैरिजन आप करके याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, वही बात कर लेते हैं महाराणा अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? महाराणा अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह के काल में तो देखो एक तो कौन सा चित्र बना? रागमाला चित्र बना,
किसके काल में बना? अमर सिंह के काल में। कौन सा चित्र बना? रागमाला। अब याद कीजिए किसने बनाया होगा, जो कि हमने बात कर ली निसारदीन के द्वारा, ठीक है ना। 1605 ईस्वी में चित्रकार कौन था? निसारदीन। निसारदीन। तो पहली चीज तो हमको याद हो गई कि अमर सिंह के काल में चित्रकार निसारदीन के द्वारा। अच्छा, अमर सिंह के काल में कौन सी? चावंड शैली। कौन सी शैली में था ये? फिर मैंने गलत लगा दिया। चावंड शैली में ये चित्र बना। तो चावंड शैली का प्रारंभ तो महाराणा प्रताप के काल में हुआ, लेकिन विकास जो ज़्यादा डेवलपमेंट किसके काल में हुआ? अमर सिंह के काल में, ठीक है ना। और तीसरा आप ध्यान रखिए कि अमर सिंह के काल में ही 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी। तो मुगल मेवाड़ संधि होने की वजह से मेवाड़ की चित्रकला पर मुगल प्रभाव भी इनके काल में ही देखने को मिलेगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हमारे याद आते हैं। और लॉजिक से याद करोगे तो बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे याद हो जाते हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनको रट्टा मारना पड़ता है। तो 3 चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रागमाला चित्र है, चावंड शैली है, और तीसरा कौन सा है? मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा। इनके बाद में आ जाते हैं जगत सिंह। नेक्स्ट शासक कौन आ जाते हैं? जगत सिंह। जगत सिंह। और जगत सिंह के काल का डेवलपमेंट अपन देखते हैं, क्योंकि जगत सिंह का काल है वो मेवाड़ शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जगत सिंह कौन? जगत सिंह कौन से? ये फर्स्ट। जगत सिंह का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष कह सकते हो, मेवाड़ शैली का क्या कह सकते हो? स्वर्ण युग कह सकते हो। तो पहला है स्वर्ण युग। स्वर्ण युग, ठीक है ना। इनको मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ लघु चित्र शैली स्वर्ण युग किसका है? मेवाड़ लघु चित्र शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कला विद्यालय बनाया। क्या बनाया? कला विद्यालय, जिसका नाम था चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना। तस्वीरों का कारखाना। अब कारखाना क्या काम करता है? उस प्रोडक्शन का काम करता है। तो किसका कारखाना है? तस्वीरों का। तो किसका प्रोडक्शन करेगा? तस्वीरों का। तो चितेरा कौन होता है? जो चित्र बनाता है। तो चितेरों की ओवरी, ओवरी यानी स्थान हो गया जहाँ पे चितेरे रहते हैं। अब चितेरे रहेंगे तो चित्र ही बनाएंगे। तो चितेरों की ओवरी, ये भी नाम याद हो जाएगा। और तस्वीरों का कारखाना, कारखाना क्या? प्रोडक्शन का काम करेगा। किसका? तस्वीरों का। तो इस कला विद्यालय का नाम क्या था? जैसे जैसे जयपुर में मदरसा हुनरी है, तो यहाँ पे कला विद्यालय का नाम क्या? चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना। चितेरों की ओवरी और तस्वीरों का कारखाना है, तो वहाँ पर अब कारखाना ही बन गया, प्रोडक्शन ही बन गया, तो ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या कौन सा काल हो जाएगा? स्वर्ण युग हो जाएगा। तो ऊपर वाला याद करने के लिए आपको नीचे वाला याद हो तो ऊपर वाला आपको याद हो जाएगा। तीसरा, इनके काल में मुगल प्रभाव तो था ही, मुगल के साथ साथ एक प्रभाव और पड़ गया, वल्लभ शैली का प्रभाव भी इस पर पड़ गया। क्योंकि वल्लभ नाथद्वारा की शैली है और भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो वल्लभ शैली का प्रभाव भी इन पर देखने को मिलता है। यानी कि तीसरा जो प्रभाव है वो किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? वल्लभ शैली का प्रभाव इस कला पर देखने को मिलता है। देखो, वल्लभ शैली मेन तो है नाथद्वारा, बट उसका प्रभाव किशनगढ़ पे भी मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में बात की थी। उसका प्रभाव यहाँ पर मिलेगा, उसका प्रभाव कोटा मिलेगा। तो जहाँ जहाँ मिलेगा ना, वहाँ वहाँ के चित्रों में कृष्ण लीला के चित्र आ जाएंगे, कृष्ण की बाल नटखट कलाओं के चित्र आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे चित्र वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद करने आसान हो जाएगा। वल्लभ शैली है तो फिर चित्र भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। भागवत पुराण पे मिलेंगे, कृष्ण के मिलेंगे, कृष्ण लीलाओं के मिलेंगे, मतलब जो भी कृष्ण से रिलेटेड चित्र है, भगवान कृष्ण से, वो चित्र उस शैली में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वल्लभ शैली का प्रभाव पड़ेगा। अब वल्लभ शैली का प्रभाव पड़ेगा तो चित्र कौन से होंगे? जैसे कृष्ण लीला, इनके काल में कौन सा चित्र बना? कृष्ण लीला का चित्र हमें देखने को मिलेगा। भागवत पुराण का चित्र देखने को मिलेगा, गीत गोविंद मिलेगा, रसिक प्रिय मिलेगा, सूर सागर मिलेगा, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, सूर सागर, ये जो चित्र है ना, रसिक प्रिया, ये चित्र इनके काल में देखने को मिलेंगे। रसिक प्रिया, ये 3-4 बातें हमने इनके बारे में देखी कि स्वर्ण युग था, कला विद्यालय
और मुगल और वल्लभ प्रभाव, वल्लभ शैली का प्रभाव रहेगा तो ये चित्र आप इमेजिनेशन कर सकते हो। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण से रिलेटेड हो जाएंगे, कृष्ण लीला हो जाएगी, गीत गोविंद में भी हो गए, सूरसागर में भी, और रसिक प्रिया है ना, वो चित्र इनके काल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और युगल चित्र भी देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट है वो मैं यही लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि एक जगह ये स्लाइड मिल जाए। युगल चित्र, युगल चित्र में नायक नायिका के भेद मिलेंगे, नायक नायिका की अवस्थाएं है ना, नायक नायिका भेद का जो चित्र है युगल चित्र, वो भी इनके काल में देखने को मिलेगा। और इनके काल में जो चित्रकार थे, एक तो साहबदीन था, साहबदीन, पहला चित्रकार का नाम कौन सा है, साहबदीन। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि एक ही स्लाइड में आपके सारा का सारा हो जाएगा। और दूसरा चित्रकार है इनके काल का मनोहर, साहबदीन और मनोहर। अब ये 4-5 बातें हैं, वैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो पांचों बातों को कैसे याद करोगे। स्वर्णकाल है क्यों, क्योंकि चित्रों की उभरी तस्वीरों का कारखाना बना। मुगल और वल्लभ शैली, मुगल तो चला ही आ रहा है तो प्रभाव बढ़ता जाएगा, वल्लभ शैली का प्रभाव पड़ेगा तो फिर वो वल्लभ शैली के चित्रों को भी माइंड में रखो। भागवत पुराण हो जाएगा, आप कृष्ण की लीलाएं, बाल कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण लीलाएं कौन सी हैं, बाल स्वरूप की लीलाएं होंगी। और इसके साथ साथ कौन कौन सी, रसिक प्रिया हो जाएगा, गीत गोविंद हो जाएगा, है ना, भागवत पुराण पे चित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। युगल स्वरूप, युगल चित्र भी देखने को मिलेंगे नायक नायिका भेद से रिलेटेड। और इसके साथ साथ इसमें एक और विशेषता है, वो कौन सी है, साबदीन और मनोहर दो इस शैली के कौन हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे, जिनके बारे में अपन बात करेंगे। मतलब दो हैं, साबदीन और मनोहर। अब देखो चित्रकारों के नाम जैसे अपन ने देखा, कमलचंद हो गया था, हीरानंद हो गया, साबदीन हो गया, मनोहर हो गया, भीकम चंद कुंभा के समय में हो गया। अब देखो मुझे भी इतने चित्रकारों के नाम याद नहीं रहते हैं, ये सच बात है, बट जो कहानी में आ रहे हैं ना वो तो याद हो ही जाएंगे ना। फिर लास्ट में तो मैं लिस्ट ही बताऊंगा आपको कि भाई इस लिस्ट को रट्टा मारो, क्योंकि मेरे पास भी उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि उसके रट्टा मारने के अलावा अपन करेंगे क्या। बट जितने नहीं रट्टा इजी गोइंग याद हो जाए वो तो कीजिए, वो फायदा हो जाएगा आपको, है ना। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं संग्राम सिंह, नेक्स्ट शासक कौन सा चलते हैं, संग्राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट शासक है संग्राम सिंह द्वितीय। इनके काल में क्या विशेषता है, इनके काल की विशेषता क्या है। देखो इनके काल में वही चित्र है, गीत गोविंद का चित्र इनके काल में मिलेगा। बिहारी सतसई, बिहारी जो था वो कवि था, वो तो कहाँ का, जयपुर का था, जयपुर के राजाओं का कवि, दरबारी कवि था। बट उसके चित्र है ना उसके द्वारा लिखी गई करती है बिहारी सतसई, वो चित्र मिलेंगे यहाँ पे। मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, पहला चित्र कौन सा मिलेगा, गीत गोविंद, दूसरा बिहारी सतसई। यहाँ इसके काल में जो चित्र बने उनमें गीत गोविंद हो जाएगा, एक तो गीत गोविंद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, लतीफ़े। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सा है, बिहारी सतसई और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, ये अलग सा नाम है। गीत गोविंद तो पहले भी आ गया, तो वो तो नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सतसई जो नाम थोड़ा सा अलग सा आएगा, वो चित्र आप जरूर ध्यान रखिए। कलीला दमना का चित्र भी इनके काल में जो पूछा जा चुका है प्रश्न, कलीला दमना, ठीक है ना। और नेक्स्ट चित्र कौन सा इनका, कलीला दमना। ये 3-4 चित्र इनके काल में हुए। गीत गोविंद अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपन कंपैरिजन कर लेंगे। मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, बिहारी सतसई और कलीला दमना, ये चित्र है वो इनके काल में बने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं राज सिंह। राज सिंह के काल में क्या हुआ, तो वो तो नाथद्वारा शैली हो जाएगी इनके काल में, जो कि डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नाथद्वारा शैली का विकास हुआ, शैली का विकास इनके काल में देखने को मिलता है। फिर करण सिंह आ जाएंगे, तो करण सिंह के काल में जो जनाना महल है प्लस मर्दाना महल है, दो महल है, महिलाओं से संबंधित जनाना और पुरुषों से संबंधित मर्दाना, इन पर चित्र बने। जनाना महल और मर्दाना महलों पर क्या बने, चित्र इनके काल में देखने को मिलता है। तो ये इनके काल के से संबंधित विशेषता हो जाएगी। यानी हमने कुंभा का देखा तो रसिक काष्ठक हो जाएगा, जो भी कुंभा की विशेषताएं हैं वो हो जाएगी, स्वर्णयुग हो जाएगा। जगत सिंह का अपन ने देखा, प्रताप का देखा हमने, अमर सिंह का देखा। ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार सोचोगे ना इस डायग्राम को, यार हाँ इसके काल में ये, तो चित्र भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे याद करना, कि जैसे मुल्ला दो प्याजा किसके काल में बना, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। और देखो ये जो है ना मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाए हैं और नहीं मेरी तरफ से कुछ ऐड किया है, मैंने राजस्थान बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमियों की किताबें हैं ना,
उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उन्हीं को संक्षिप्त समराइज करने का प्रयास किया है। इसलिए आप मेरी तरफ से कोई विशेषता मत मानिए, ये वहीं से मानिए। और अब वहाँ से हैं तो जो एग्जामिनर होता है उनकी नज़र में तो वही किताबें मेन आती है। इसके बाद में एक राजा हुए भीम सिंह, जिनका चित्र मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए चित्र है, और मैं चित्र की बात करूँगा, पहले नाम लिख देता हूँ, महाराणा भीम सिंह। नेक्स्ट राजा कौन से हुए? महाराणा भीम सिंह। और महाराणा भीम सिंह के काल में जो ये चित्र बना, इसको कहते हैं गोधूली का चित्र। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है, इसलिए इसकी फ़ोटो ली है मैंने। गोधूली, ये गोधूली का चित्र है जो किनके काल में बना? महाराणा भीम सिंह के काल में है। और इसके जो चित्रकार हैं वो है चोखा, नाम ही चोखा है। चित्र भी चोखा है, चोखा मतलब अच्छा है, और इनके चित्रकार का नाम भी चोखा है। आप ऐसे याद कर सकते हो। अब गोधूली, अब आप इस चित्र को गौर से देखना। इस चित्र में क्या हो रहा है? ये यहाँ पर है ना, एक साथ बहुत सारी गायें है ना, वो प्रवेश कर रही है यहाँ पे नगर में। और इन गायों के साथ भगवान कृष्ण और उसके जो दोस्त है वो गायें चरा करके शाम को प्रवेश कर रहे हैं। गोधूली शाम का वो समय होता है। यहाँ पे आप समझिए, गोधूली का मतलब है शाम के समय में जब गायें चर करके नगर में प्रवेश करती है तो गायों के पदचाप से, पैरों से चारों तरफ एक धूल सी उठ जाती है, एक धूल का सा माहौल हो जाता है। और उस माहौल को ये चित्र दिखाने का प्रयास कर रहा है जो चोखा ने बनाया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान की और भारत की जो चित्रकला की किताब होती है, स्पेशल 11th और 12th की जो चित्रकला सब्जेक्ट लेते हैं, उस बुक को पढ़ोगे और उस बुक में जब राजस्थानी चित्रकला आप देखोगे, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से आप देखोगे तो वहाँ पे 4 चित्र इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, जिसमें एक चित्र ये भी है। और कौन से आएंगे वो आगे बात करेंगे, बट एक चित्र ये भी है जिसको वहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि हाँ, गोधूली का चित्र है, चोखा ने बनाया था, किसके? महाराणा भीम सिंह। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो हमने डेवलपमेंट देख लिया राजाओं का कि किस किस काल में क्या क्या चित्र बने। अब कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि 2 भाग अपन ने किए थे, तो दूसरा ले लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं और प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले एक एक करके सारी विशेषताओं को ले लें। एक तो प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति चित्रण संतुलित है इस कला में, संतुलित है। यानी आप देखोगे तो ऐसा नहीं भाई प्रकृति को बहुत ज़्यादा दिखा दिया। संतुलन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चित्र में सभी चीज़ें एक सही मात्रा में दिखाई जाए। और असंतुलन क्या होता है? जहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा दिखा दी रही, एक आई ही नहीं। तो पूरा बैलेंस किया गया है यहाँ पे, प्रकृति चित्रण को क्या किया गया है? बैलेंस किया गया है चित्रों के साथ। तो इससे बहुत अच्छा वो चित्र लगता है, और साथ साथ उसकी प्रकृति भी देखने को मिलती है। जैसे ये गोधूली वाला चित्र भी देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है, उसको मतलब शाम के प्रकृति को, इसको प्रकार संतुलित करते हुए गायें भी दिखाई गई है, और कृष्ण के जो सखा है, दोस्त हैं, उनको भी इस चित्र में दिखाया गया। तो सबको संतुलित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। दूसरा है कि ये राजस्थानी चित्रकला की, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक व मौलिक शैली है। क्योंकि मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला यहीं से उद्भव हुआ, तो प्रारंभिक शैली इसको माना जाता है, या मौलिक शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला की ये माना जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है यहाँ पे पोथी ग्रंथ, पोथियाँ होती है ना जैनों से, यानी बहियाँ जो होती है, पोथी ग्रंथ, इनका चित्रण है। प्लस तमाशा चित्रकला का चित्रण है, तमाशा चित्रकला है इसमें देखने को मिलती है। अब देखो 2 चीज़ें पकड़ो आप। पोथी ग्रंथ तो कैसे याद करोगे? आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे सोमपुरा जाति के जैन चित्रकार आए थे। ज़्यादातर जो बनिया यानी पोथियों का काम होता है वो बनियों के द्वारा होता है। बनियों में जैन विशिष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो जैन विशिष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, तो जैन चित्रकला का प्रभाव तो था ही। जैन कौन है? बनिया। सभी नहीं होते, लेकिन आप ऐसे याद करो, इसको याद करने का। बनिया, बनिया क्या रखते हैं? पोथियाँ। तो पोथियों का चित्रण इसमें हो जाएगा, ये तो आपको ऐसा। दूसरा तमाशा चित्रकला, अब इसको भी याद करो। देखो आप याद करो, एक तो तमाशा लोकनाट्य होता है वो जयपुर का है, और तमाशा चित्रकला उदयपुर की। अब कंपैरिजन कर लो यार, एक तमाशा लोकनाट्य भी है, वो कहाँ का है? जयपुर का है। इंडिया में देखें तो तमाशा महाराष्ट्र का है। राजस्थान में देखें तो तमाशा लोकनाट्य जयपुर का है।
तमाशा चित्रकला की बात करेगा तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे अपन, उदयपुर में आ जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों को याद कर सकते हो। फिर रंग कौन सा है ये आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। रंग कौन सा है? लाल। पर्वत का रंग कैसा होता है? लाल, पर्वत के नीचे मिट्टी, और उसके में क्या होती है? मक्का। तो क्या हो गया? पीला। वृक्ष यानी चित्रों की जो पृष्ठभूमि है, देखो वृक्ष नहीं होते पृष्ठभूमि, पीछे की तरफ। आगे जैसे मेरा चित्र है या आपका चित्र है और पीछे पेड़ लगे हुए हैं। अपन भी देखते हैं ना, कहीं प्रकृति में जाते हैं तो पेड़ अपने पीछे ज्यादा दिखते हैं तो अपन को ज्यादा अच्छा सा लगता है। तो ऐसा ही चित्रकारों को भी लगता है, क्योंकि चित्रकार तो काम ही चित्रकला है, तो वो तो उनकी बारीकियों को देखते हैं। तो रंग वृक्ष कौन सा हो जाएगा? कदम हो जाएगा, ठीक है ना। वृक्ष कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कदम्ब का वृक्ष देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ पक्षी जो है ना, पक्षी, वो है चकोर। यहाँ पे जिस पक्षी को सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है वो चकोर है। और जिस पशु को सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है वो हाथी है। पशु को जिसको सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है वो कौन सा है? हाथी है। तो चार चीजें हैं, रंग और वृक्ष तो पहले पढ़ चुके, पक्षी कौन सा है? चकोर, और पशु कौन सा है? हाथी, जिसको सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है। पांचवी बात करें तो इस पर जो प्रभाव है वो अपने बहुत सारे तो पढ़ ही चुके। एक तो गुर्जर शैली का प्लस जैन शैली का, इन शैलियों का प्रभाव भी इस पे देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्षेत्र है ना, प्राचीन काल में गुर्जराता था। तो ये मेवाड़ नहीं, मारवाड़ वाला क्षेत्र बहुत बड़ा, मतलब उसमें मेवाड़ का भी हिस्सा था, गुर्जराता प्रदेश कहलाता था। तो उसी का प्रभाव इन शैलियों पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पांच विशेषता हो गई। हम छठी विशेषता लेते हैं इसकी कि प्रमुख चित्र कौन से थे। अब देखो, प्रमुख चित्रों में आप पुराने चित्र उठाओ, रामायण पे है, महाभारत पे है, गीता पे है, गीत गोविंद पे है, ये अपन पढ़ चुके हैं, गीत गोविंद वाली बात कर चुके हैं अपन। गीत गोविंद पे है। कृष्ण लीलाएं हैं, ये भी अपन कर चुके हैं। कृष्ण लीलाएं, पुराने चित्रों को चलो अपन नहीं लिख रहे हैं, जो अपन कहानी में पढ़ चुके हैं उन चित्रों को अपन छोड़ रहे हैं। तो इसमें एक आर्ष रामायण है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्ष रामायण, ठीक है ना। और एक है सूकर क्षेत्र महात्म्य, सूकर क्षेत्र महात्म्य, एक चित्र का नाम है सूकर क्षेत्र महात्म्य। और रामायण और दूसरा चित्र कौन सा है? सूकर क्षेत्र महात्म्य। ये जो दोनों चित्र, आर्ष रामायण सूकर क्षेत्र महात्म्य, ये शहाबुद्दीन ने बनाए थे। शहाबुद्दीन, इनके चित्र चित्रित करने वाले, इनके चितेरा का नाम क्या है? शहाबुद्दीन, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसे महाभारत रामायण ये हो गए, गीत गोविंद पे अपन ने पहले बात कर ली, रसिक प्रिया हमने पीछे कर लिया, पंचतंत्र एक और ले लेते हैं यहाँ पे, एक चित्र कौन सा है? पंचतंत्र। क्योंकि कुछ चित्र जो पहले आ चुके हैं उनको हालांकि मैंने लिख दिया, लेकिन बाकी को मैंने नहीं लिखा, तो पंचतंत्र अपन ले लेते हैं। एक आ जाता है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो ये कुछ चित्रों के नाम हैं जिनमें रामायण, महाभारत, गीता, गीत गोविंद, रसिक प्रिया मैंने नहीं लिखा क्योंकि पहले आ चुका, कृष्ण लीला हालांकि लिख दिया। अब आगे अपन जो पहले पढ़ चुके हैं उनको कोशिश करेंगे नहीं लिखें, तो इससे कुछ ही चित्र बचेंगे। तो पहले वाले तो वैसे याद हो जाएंगे, ये इधर याद हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे अपन को। तो ये हमने अब ये साबुद्दीन, आर्ष रामायण और शुक्र क्षेत्र महात्म्य किसने लिखा, बनाया? साबुद्दीन ने। यहाँ पर एक चित्र है इंपॉर्टेंट, केशव की रसिक प्रिया, इसको अलग से लिख रहा हूँ, केशव की रसिक प्रिया। ये एक इंपॉर्टेंट चित्र है, केशव की रसिक प्रिया। और इसमें जो नायक नायिका की जो मार्मिक अवस्थाएं हैं, नायक नायिका की जो अवस्थाएं हैं ना, उनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यानी केशव की रसिक प्रिया में नायक और जो नायिका है की मानसिक अवस्था का, मानसिक अवस्था का चित्रण इसमें किया गया है। नायक नायिका की जो मानसिक अवस्था है उसका चित्रण इसमें किया गया है, केशव की जो रसिक प्रिया है उसमें। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। अब कुछ चित्रकारों के नाम लिख देते हैं। तो चित्रकारों में भी यहाँ पर वो चित्रकार नहीं लिखेंगे जो पहले आ चुके हैं, मैं एक एक करके, शहाबुद्दीन के बारे में अपन बात कर चुके हैं तो शहाबुद्दीन को अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। निसारदीन की बात कर चुके हैं। कृपाराम ओमरा को लिख देते हैं केवल,
कृपाराम और एक उमरा। बाकी चित्रकार पीछे हो चुके हैं, जैसे भीखम चंद के बारे में बात, कुछ शहाबुद्दीन के बारे में, मनोहर के बारे में, जिनके बारे में अपन पीछे बात कर चुके हैं वो चित्रकार नहीं लिख रहे हैं। कौन से चित्रकार बच गए? कृपाराम और उमरा। दो चित्रकारों के नाम अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कृपाराम और उमरा। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें तो पुरुष आकृति के बारे में बात करते हैं। हालांकि देखो पुरुष आकृति जो है, पुरुष आकृति 7 नंबर ले लेते हैं इसको। पुरुष आकृति कौन सी है? तो देखो पुरुष आकृति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, एक आइडिया लगाना है आपको कि कद कैसा होगा। छोटा कद है, ठीक है ना, आप एक एक माइंड में लगा लेना। उदयपुर का है तो उदयपुर की पगड़ी पहने हुआ है। साफा वो लंबा लंबा उसका साफा है। साफा कैसा है? लंबा है। कद क्या है? छोटा है, ठीक है ना। कद कैसा है उसका? छोटा है। उदयपुरी वो पगड़ी पहना हुआ है। साफा उसका लंबा है, ठीक है ना। और मूछें है ना गठीली है, बहुत ज़्यादा, मतलब गठीली टाइप की है। विशाल नयन है। तो दो तीन चीज़ें हैं, कद छोटा है, उदयपुरी पगड़ी है, लंबा साफा है, गठीली मूछें हैं। गठीली मूछें उन्होंने, मैंने मूछें कैसी है इसकी? गठीली मूछें हैं। विशाल नयन है, विशाल नयन है, और छोटी ग्रीवा है, छोटी ग्रीवा है। देखो ये जो चित्र है ना, इनको लेकर के एक व्यक्ति को इमेजिनेशन करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो उदयपुर में ही होता है, नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचो कि उदयपुर में, देखो यहाँ पे कोई भावना या ऐसा कुछ बातें नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पूछे। अपन याद करने का तरीका देख रहे हैं कि उदयपुर में एक छोटे व्यक्ति को सोचो। आप सोचो कि उदयपुर में कौन रह रहा है? छोटा व्यक्ति रह रहा है। तो कद क्या है? छोटा है ना। उदयपुर की पगड़ी पहन रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। साफा लंबा है उसका, जो नयन है ना वो बड़े बड़े हैं उसके, मूछें बहुत ज़्यादा गठीली है। छोटा व्यक्ति सोचो, और उसमें ये चीज़ें इमेजिन कर लो एक बार, ठीक है ना। और जो ग्रीवा है, गर्दन है, वो उसकी छोटी है, यानी ग्रीवा बड़ी नहीं है, तो गर्दन उसकी छोटी है। ये 4-5 इमेजिनेशन करके आप उदयपुर के पुरुष की आकृति को याद कर सकते हो, एक साथ आप याद कर सकते हो, है ना। महिला की आकृति की बात करें, महिला आकृति सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंख पूछता है। तो आंख तो हमने बात कर ली, मीनाकृत। मीनाकृत कैसी है? उसकी आंख है, यानी उसकी आंखें कैसी हैं? मीन की तरह है। और इसके साथ साथ अब जैसे उनका छोटा कद है तो इनका भी ठिगना कद है। कद कैसा है? ठिगना कद है। अब ठिगना कद है तो उसके बारे में बस उसी को सोचते जाओगे, ठिगना कद है, ठीक है ना। और सीधी लंबी नाक है। देखो सबको याद करोगे सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए दो तीसरे किशनगढ़ है ना, उसको जरूर अपन को ढंग से देखना है। बाकी किसी शैली में कुछ विशेषता हो आकृति में तो वो हमको देखना है, वरना तो अपने खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी लंबी नाक है, सीधी लंबी क्या है इनकी? नाक है। नाक कैसी है? सीधी लंबी नाक है, और दोहरी चिबुक है। दोहरी चिबुक यानी ठोड़ी होती है। और देखो जैसे आप देखोगे, मेरे भी देखोगे या किसी और के भी देखोगे, जैसे थोड़ी सी चर्बी हो जाती है ना शरीर पे, तब चिबुक क्या हो जाती है? डबल एक नीचे और बन जाती है। वो ऐसे करेगा। चिबुकियों की तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखती है। तो चिबुक जो होती है ना ठोड़ी, वो दोहरी है, मतलब इसका मतलब वो थोड़ी मोटी है। तो मोटी होने से चर्बी हो गई, चर्बी होने से क्या हो गई? चिबुक दोहरी हो गई। राजस्थानी आभूषण या वेशभूषा है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। राजस्थानी आभूषण पहने हुए हैं प्लस राजस्थानी वेशभूषा धारण की हुई है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मीनाकृत आंख, मेन ध्यान रखना, ये ठिगना, उनका ठिगना कद है, इनका भी ठिगना कद है। ये भाई पुरुषों की विशेषता पहन रही है, मूछें बहुत ज़्यादा गठीली है, इनकी दोहरी चिबुक है। दो तीन चीज़ें आप थोड़ा सा कंपेरिजन करोगे तो याद आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें 9th नंबर पर, तो यदि इन चित्रों को देखना हो तो अपन देखेंगे सरस्वती भंडार में। सरस्वती भंडार में ये चित्र देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये लास्ट में फिर से मैं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रसंग आ रहा है तो मैंने यहाँ पे सरस्वती भंडार मान लिया। अब एक व्यक्ति है डगलस बेरेट और बेसिल, इन्होंने कहा कि एक चोर पंचासी का शैली है, कोई एक शैली है जिसका नाम है चोर पंचासी का, उसका उद्गम मेवाड़ शैली से ही माना। तो
10 नंबर पे इसको ले लेते हैं कि चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ शैली से हुआ। अब ये बात कहने वाला कौन है? डगलस, यानी चोर पंचासी का शैली का उद्गम है वो मेवाड़ शैली से हुआ, ये कहने वाला कौन है? डगलस बेरेट और बेसिल। ये कहने वाले कौन है? डगलस बेरेट प्लस बेसिल। ये दो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि एक चोर पंचासी का शैली है, क्या पता स्टेटमेंट में पूछ ले, तो उनका उद्गम इसको हुआ। अब मैं इनको एक बार रिपीट थोड़ा सा मार देता हूँ। देखिए 5-6 चीजें अपन ने देखा। पहला, प्रकृति चित्रण, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र है, तो ये अपन पढ़ी चुके हैं। मूल शैली हो गई राजस्थानी चित्रकला की, तो ये अपन बहुत बार। और राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र भी तो मेदबाट है, शुरू में अपन ने पढ़ा था, तो उसको इसके साथ जोड़ लो। फिर पोथी ग्रंथ, अब जैन को पढ़ोगे तो जैन के साथ पोथी ग्रंथों को जोड़ लो। तमाशा चित्रकला, तमाशा के साथ तमाशा को, दोनों को कंपेरिजन करके अलग अलग याद कर लो। गुजर, गुजरातरा प्रदेश का ही एक क्षेत्र था, तो इसलिए गुजर को आप जोड़ सकते हो। रंग वृक्ष, ये हो गए पक्षी और पशु, ये है, ये दो चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा आप याद कर लो। दूसरी बात है कि प्रमुख चित्र कौन से हैं, तो रामायण महाभारत तो ये लगभग सब जगह मिलेंगे, गीत गोविंद मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इनमें। कृष्णलीला भी आपको मिलेगी, जहां पर विशेष मिले कृष्णलीला वो अपन पढ़ेंगे। आर्ष रामायण, शुक्र चित्र, दो चित्र है जिनको अपन को याद करना है यहाँ पे, और भ्रमर गीत, ठीक है ना। पंचतंत्र याद कर लो, आर्ष रामायण, ये 4 चित्र आप याद कर लो। बाकी चित्र अपनी कहानी में आ चुके हैं। केशव की रसिक प्रिया वैसे याद रह जाएगा। और ये 2 चित्रकार कर लो, बाकी चित्रकार पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषाकृति महिला आकृति आप देख लेना, सरस्वती भंडार उदयपुर में, और चोर पंचासी का शैली से संबंधित आप बात यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमने किस शैली के बारे में बात की? उदयपुर शैली के बारे में हमने बात किया।